बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे रियासती इंतज़ामिया का एक और फैसला मुलाजमों के हवाले से। जो मुलाजिम जिन्होंने 22 साल की सर्विस की होगी या 48 साल जिनकी उम्र होगी और जिनका जो कारकर्दगी जिनकी काफ़ी कमज़ोर रही होगी, गैर मौसर रही होगी, उनके खिलाफ अब सरकार जो है शिकंजा कस रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने 15 जुलाई को सर्कुलर जारी किया है। महकमों के इंतज़ामी जो सेक्रेटरी है उनको कहा गया है कि मुलाजमीन की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा लेने के अमल में अब तेज़ी लाई जाए। इस हवाले से सरकार के इस फैसले के हवाले से कहीं ना कहीं मुलाजिम जो अंजुमन हैं वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराज़ दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि एक मुलाजिम को अपनी नौकरी हासिल करने के लिए कई मरहलों से गुजरना पड़ता है और सरकार एकदम से इस तरह के फैसले नहीं ले सकती है। बराह रास्त हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट जो है रफ़ीक अहमद रहतर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे सरकार के इस फैसले के हवाले से और आइंदा क्या कुछ लाहे अमल रहेगा मुलाजिम अंजुमनों का। रफ़ीक साहब, खैर मकदम है आपका मेरे प्रोग्राम में। जिस तरह सरकार का ये फैसला कि कारकर्दगी की बुनियादों पे अब जो मुलाजिम हैं उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा और जिनकी कारकर्दगी जो है वो गैर मौसर रही है उनको अब बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाएगा, तो आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? सोचना काट रहे हैं जो आज फिर आप पब्लिक डोमेन में है, आपने भी देखा होगा। एक्चुअली ये ऑर्डर दिसंबर और जनवरी में एक ऑर्डर सर्कुलर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि जो SRO जो आर्टिकल 226 था उसको अमेंड करके 314 पर आ गया था, जिसकी रूह से हर मुलाजिम की जिसने 22 साल की सर्विस दी होगी और 48 साल की उसकी उम्र है तो उनको बरतरफ करने का सरकार ने फैसला किया था। हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था जम्मू में, अगर आपको याद होगा। वहां पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने जम्मू कश्मीर की जितनी भी प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियंस है हमने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया है जम्मू कश्मीर में। तो हमने बड़ा एहतजाज किया था जम्मू में और कुछ देर तक ये प्रोसेस रुका था। अब जो नया ऑर्डर आया है उसको फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को यह ऑर्डर भेजा गया है कि आप इनकी जो मुलाजमीन है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आप हमारा कंसर्न तो नंबर एक यह है कि आप जो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं मुलाजिम की उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके पास स्केल क्या है, को किस स्केल से मेजरमेंट करना चाहते हैं आप कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है बुरी रही है। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि आप मुलाजिम को, मैंने पहले भी कहा है कि आप मुलाजिम को आपने जो इमीडिएट ऑफिसर है उसका ड्राइंग डिस्बर्सिंग उसके रहम कर पर छोड़ा है। कभी आपने सलाम नहीं की होगी अपनी इमीडिएट बॉस को या कभी उसके साथ अनबन रही होगी ऑफिस में। तो अगर इस बुनियाद के पर आप किसी मुलाजिम की ये परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है। मेरा मानना यह है कि देखिए, आए रोज मुलाजमीन के खिलाफ आप देखते हैं कि हर रोज एक नया ऑर्डर आता है। मुलाजमीन काफी इंतशार है, उनके जहन बड़े मुंतशिर हैं, काफी दबाव महसूस कर रहे हैं और ह्यूमिलिटी भी फील कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, करप्शन फ्री सरकार की बात कर रहे हैं और इसमें कामकाज में एफिशिएंसी लाने की बात कर रहे हैं तो मुलाजमीन का उसमें सपोर्ट है। और हमने सदर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, मैंने बार बार कहा है हमारी तरफ से ताउन है सरकार को, जहां भी ये इस तरह का कोई उनकी तरफ से इकदाम उठाए जाइए, करप्शन फ्री एस्टेब्लिशमेंट चाहे सरकार चाहे, हमारा ताउन उसमें रहेगा। लेकिन उसके बाद आप मुलाजिम को 22 और 48 और आपको पता है कि हमने पिछली सरकार में 58 से 60 कैसे कराया, इसके लिए लीडरों ने बड़ी जेलें खाई है, बड़ी मारें खाई है और तब जाके कहीं 58 से 60 और बाकी रियासतों में आप देखिए 60 और 62 और 63 वहां पर और कुछ रियासतों में 65 तक मुलाजमीन की एज है। लेकिन यहाँ पर अब रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ अब जिन लोगों के पास रोजगार है आप उनसे भी रोजगार छीनना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार हमारे साथ क्या करना चाहती है। रफ़ीक साहब, कभी कभी शक होता है कि आपने कहा कि स्केल मुरतब करनी चाहिए सरकार को कि इस स्केल से आप किस तरह मुलाजिम की कारकर्दगी को जांच सकते हैं, तो क्या कुछ स्केल होना चाहिए? क्या कोई कानून है जिसमें इस तरह का कानून बना हुआ कि आप मुलाजिम की जो उसके कामकाज की स्केल चेक कर सकते हो, उसको फिर अगर उसकी कारकर्दगी कमजोर रही तो आप उसको नौकरी से बर्खास्त कर सकते हो? क्या कोई कानून है इसमें? देखिए ऑलरेडी हर सरकार के पास एक मैकेनिज्म होता है अपने मुलाजिम पर डील करने का।
इसी तरह से यहाँ भी 226 था, जिसकी रूह से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती थी, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर चलता था, और डिपार्टमेंटल प्रोसीजर के बाद, इंक्वायरी के बाद डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ करती थी मुलाजिम के खिलाफ। अब उसको अमेंड करके 314 बना दिया गया है, जिसकी रूह से सरकार अगर सेटिस्फाई है कि आपकी कारकर्दगी ये तस्लीम बख्श नहीं है, तो आपको निकाल दिया जाएगा। मेरे ख्याल में यह गलती है। जो हमारे पास 226 ऑलरेडी इन प्लेस था यहाँ पर, उसके रूह से डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती थी और वो आपकी सर्विस को आपकी कहते थे कि आपकी कारकर्दगी कैसे रही है। लेकिन ये ऑर्डर जो है, मैं ये समझता हूं कि अब मुझे नहीं पता कि ये किस बुनियाद पर बनाया गया, लेकिन मैं जाती तौर ये समझता हूं कि रियासती मुलाजमीन के जो लीडरान हैं, ट्रेड यूनियन लीडरान, जो वक्तन फवक्तन बात करते हैं मुलाजमीन के मामला पर, मुलाजमीन के हुकूक पर, तो ये कदगन है। मेरे ख्याल में हमें भी शायद ये अब इजाजत नहीं देंगे कि हम हक की बात करें और मुलाजमीन की बात करें। ये हमारी आवाज को भी दबाने का एक प्रोसेस है, और कल अगर मुझे भी इसमें लाया जाए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। तो आइंदा के लिए क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा इस हवाले से मुलाजिम अंजुमनों का, क्या कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। हम ये एम्प्लॉय ज्वाइंट ये हमारा यूनाइटेड फोरम बना है जम्मू और कश्मीर में, जिसमें जम्मू कश्मीर की प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन है। ईद के बाद आप देखेंगे हम बैठेंगे और हम इसके खिलाफ एजिटेशन शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी सूरत में आप मुलाजिम को इस बुनियाद पसंद, अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उसको मुलाजिम से नहीं निकाल सकते। हमने पहले भी कहा, अगर कोई मुलाजिम करप्ट है और इनएफिशिएंट आया है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, आप देखें कि ऐसे भी अफसर आपके पास है 2-2, 3-3, 4-4 महीने, बल्कि 5-5 महीने उसकी टेबलों पर ये फाइल्स रहती है, वो हाथ भी लगाते, उनको जांचने का तरीकेकार आपके पास क्या है? आपके पास मैकेनिज्म क्या है मुलाजिम की परफॉर्मेंस को जांचने का? यह भी हम सवाल करेंगे। तो हम ईद के बाद बैठेंगे सारे लोग, इस पर विचार होगा, और हम सरकार को कहना चाहेंगे कि वो मुलाजमीन के साथ इंतकामी कार्रवाई न करें, बल्कि मुलाजमीन को अपनाने की जरूरत है। देखिए, हमने इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में काम किया है जम्मू कश्मीर में। आपको पता है कि मुलाजिम किन हालात से गुजरे हैं। आप देखिए, पिछले 30 साल से मैं बात करूंगा कि 30 साल से हमने इस जम्मू कश्मीर को किस तरह से जोड़ के रखा, और यहाँ की डेवलपमेंट में अगर किसी का रोल है तो वो इन्हीं मुलाजमीन का, छोटे मुलाजमीन का है। अब गाज तो इन्हीं छोटे मुलाजमीन पर गिरने वाली है। बड़े अफसर, बड़े बाबू की तरफ तो आप हाथ नहीं लगाएंगे उनके साथ। तो मेरे ख्याल में ये ऑर्डर ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, और मुलाजिम को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रखे। अगर किसी के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, उसको आप मौका दे दें कि वो अपनी सफाई में कुछ अगर कहना चाहे तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप ये भी नहीं करोगे, उसको मौका भी नहीं दोगे, तो उसको छुट्टी करोगे। मेरे खिलाफ ये ऑर्डर। चलिए रफीक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर रफीक अहमद रातर बात कर रहे थे सरकार के फैसले के हवाले से। सरकार ने जिस तरह अब जो मौसर कारकर्दगी के हवाले से जब सरकार का फैसला है कि जिन मुलाजमों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रहेगी उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। इस हवाले से ज्वाइंट जो एक्शन कमेटी है मुलाजमों की, उनका ये कहना है कि ईद के बाद वो एहतजाज कर सकते हैं, सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक को हम अपना असासा मान रहे हैं। इस बैंक के हवाले से हमारी बहुत सी वाबस्तगियाँ रखी है हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बैंक के साथ। मगर इस बैंक के ज़रिए आवाम को क्या कुछ मिल रहा है, आवाम के साथ क्या कुछ हो रहा है, इस पर आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे और एक शख्स को आपके सामने लाएंगे जिसको कहीं ना कहीं बैंक की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू से इनका ताल्लुक़ है, महकमे तालीम में मुलाजिम है असरार अहमद ख़ान। इनका ये कहना है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, मगर जम्मू कश्मीर बैंक ने जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस इनके लिए दिखाया है वो होश उड़ा देने वाला है। 18 लाख के करीब इनको जो क्रेडिट कार्ड बैलेंस दिखाया जा रहा है, और कहा गया कि साल 2007 में आपने क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया गया है। उस वक्त असरार साहब का ये कहना है कि उन्होंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया था। उस वक्त ये जो मुलाजिम थे JMM साइंस कॉलेज में केनाल रोड पे, और साल 2008 में इनकी ट्रांसफ़र वहाँ से हुई है। उसके बाद ये दूसरी जगह चले गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड जो इनके लिए नाम के लिए इशू किया गया है वो श्रीनगर के
कॉरपोरेट ऑफिस से इनके नाम पे इशू किया गया है। और एक सवाल यह है कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसमें कैसे पैसा रहेगा और फिर कैसे एक जो कंज्यूमर है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं असरार अहमद खान। इनसे ही बाकी जो तफासिल है इस हवाले से, क्या कुछ इनको सामना करना पड़ा, क्या कुछ बैंक ने इनको कहा है, इस पूरे मामला पे हम असरार साहब के साथ बात करेंगे। असरार साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पहले ज़रा डिटेल से बताइए, पहले से डे फर्स्ट से कब आपको पता चला कि आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है, फिर आपने क्या कुछ किया, उसके हवाले से कहाँ कहाँ आप बैंक में गए, वहाँ से क्या जवाब आपको मिला? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं इसरार बात कर रहा हूँ। इसलिए मुझे एक चीज़ पता चला जब मैं अपना फेस्टिवल लोन लेने के लिए बैंक में गया 13/7/2021 को 13/7/2021 को अपने बैंक में गया। मैंने कहा कि मुझे अपना फेस्टिवल लोन चाहिए, मुझे फेस्टिवल लोन दीजिए। उन्होंने कहा पहले आपका सिंपल स्कोर चेक करते हैं। सिंपल स्कोर चेक उन्होंने किया, जब निकाला उन्होंने सिंपल स्कोर, और सिंपल स्कोर जो मेरा बिल्कुल हिट कर चुका हुआ था वो कम था। उन्होंने पूछा ये क्या इशू है, क्यों आया है? उन्होंने कहा कि आपके नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है 2007 में। मैं शॉक्ड हो गया, मैं शॉक जैसे हुआ तो वहाँ गिर पड़ा। मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रहा। हॉस्पिटल पढ़ने के बाद मैं फिर गया जहाँ उन्होंने कहा कि आपका लिंक केनार रोड से कोई कार्ड इशू है। केनार रोड में गया मैं, तो वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा यहाँ से भी इशू नहीं हुआ लेकिन शो जरूर कर रहा है। उन्होंने कहा पहले डिटेल इसकी निकालिए। जब उन्होंने डिटेल निकाली तो वहाँ पे ओपनिंग अकाउंट शो कर रहा है 20,000 और लिमिट मुझे बता रहा है 30,000, कैश लिमिट 6,000 बता रहा है, जबकि तब 2007 में मेरी सैलरी 4,500 से लेकर 5,000 तक थी। और मुझे जो बताया जा रहा है कि आज की डेट में 6/7/2021 में आपकी आउटस्टैंडिंग 16,82,687 है। फिर मैंने कस्टमर 13/7/2021 को फिर मैं कस्टमर केयर कॉल कर रहा हूँ। कस्टमर केयर बता रहा है मुझे कि आपका आउटस्टैंडिंग 17,75,555 रुपए है। मैं फिर शामिल हो गया कि 7 दिनों में इतना बड़ा इंटरेस्ट जो 92,868 7 दिन में इतना बड़ा इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? असर साहब मुझे बताइए कि आपको ये बताया गया है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो श्रीनगर के कॉर्पोरेट ऑफिस से आपको इशू किया गया है। क्या आप कभी यहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, आप श्रीनगर में कभी रहे हैं, यहाँ पे आपने ड्यूटी दी है, यहाँ पे कभी आपने अप्लाई किया है क्रेडिट कार्ड के हवाले से? बिल्कुल कभी नहीं सर, कभी नहीं। मैं श्रीनगर गया, कभी कहीं नहीं गया मैं। फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि सर ठीक है मैडम, जो भी बैंक मैनेजर केनाल रोड पे थे, मैंने कहा अगर आपने इशू किया है मेरे कुछ आईडी प्रूफ होगा, पैन कार्ड होगा, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ कुछ तो होगा आपका। फिर उस टाइम आप एक ऑफलाइन एक जो होता था, मैं खुद जाऊंगा, कस्टमर जाएगा बैंक में वो सिग्नेचर करेगा तभी उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वो सिग्नेचर बताइए कहाँ से आपने किसको इशू किया, वो मेरा सिग्नेचर बताएं। वो कहते हैं यहाँ से इशू तो हुआ नहीं, ये कॉर्पोरेट ऑफिस से इशू हुआ है, आप यहाँ से जाएं और जोनल ऑफिस में पता करें। जोनल ऑफिस में गया, जोनल ऑफिस वालों ने बोला कि हाँ ठीक है, जम्मू ब्रांच से किसी से नहीं इशू हुआ है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस से इशू हुआ है, आप जो है सेंटर ऑफिस जो हमारा श्रीनगर है वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, उनको मेल कीजिए। मैं उनको 15 तारीख को मेल कर रहा हूँ, तो 15 तारीख से लेकर आज तक मेरे कोई प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं सर कि आज मैं लोन लेने नहीं अगर जाता तो मुझे ये इशू मालूम नहीं पड़ता कि ये इशू हुआ है मेरे साथ। क्या पता ये कब से कहाँ तक चलता रहता है, कहाँ तक जाता है ये। अब ये गरीब आवाम जो है, अब मुझे पता चला इस इशू में कि क्रेडिट स्कोर निकाला तभी पता चला, सिंपल स्कोर निकाला तभी पता चला, नहीं जाता नहीं पता चलता तो यानी लाखों रुपए और मेरे पे बनते रहते, क्रेडिट कार्ड को यूज करता रहता, क्या होता रहता। अब अचंभे की बात ये है, परेशानी की बात ये है सर कि अगर मेरी उस टाइम सैलरी जो है 4,500 और 5,000 तक के करीब थी तो उन्होंने 30,000 30,000 रुपये लिमिट कैसे दे दी? नहीं असरार साहब, क्या इस बीच में अगर हम बात करें, जब बैंक कह रहे हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और आप कह रहे हैं कि आपने अभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, क्या इस बीच में अगर हम बात करें कोई मैसेज आपके किसी फ़ोन नंबर पे आती थी क्रेडिट कार्ड की मैसेज कि आपने इतना शॉपिंग किया है, आपको इतना खर्चा हुआ, क्या इस वजह से कोई मैसेज आज तक आपके अकाउंट में आई है?
कोई मैसेज नहीं आई सर। मैं उसके बाद जो 2008 में दोबारा अकाउंट खोलता हूँ, उसके बाद मैं PCL भी लेता हूँ इनसे, उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड भी इशू करवाता हूँ वहीं उसी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से, लिंक रोड से, तब भी मुझे नहीं बताया जाता कि आपके नाम पर कोई जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड है वो इशू है या नहीं है। नहीं बताया जाता मुझे, ना कोई मैसेज। हालांकि ये जो मेरा BSNL नंबर है ये 2004 जब से ये BSNL लॉन्च हुआ तब का ये नंबर है। ईमेल ID रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर ये भी रजिस्टर नहीं होता, मेरा डिपार्टमेंटली एड्रेस था, डिपार्टमेंट में कोई लेटर लिखते, कुछ तो मेरे को इंटीमेशन करते। अगर लिमिट 30,000 थी तो कैसे ये 17 लाख 18 लाख रुपया मेरे पे ये आज बता रहे हैं कि आपके ऊपर ये पेंडिंग है। नहीं, इसमें यह सवाल भी है, जब लिमिट खत्म हो जाती है क्रेडिट कार्ड की तो फिर वो काम नहीं करता है। अगर आपने उसको पे नहीं किया होगा तो फिर ये कितना, कैसे ये बड़ा अमाउंट बन गया। अब यहाँ श्रीनगर की अगर हम बात करें, क्या कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ कोई कांटेक्ट आपका हुआ है या किसी बैंक ऑफिशियल के साथ कोई वहां से कोई जवाब मिला आपको कि आप जब कह रहे हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैंने नहीं लिया है, तो बैंक से कोई जवाब मिला आपको? बैंक से कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। मैंने कस्टमर केयर पर 2 बार बात कर चुका हूँ। कल भी मैंने कस्टमर केयर में बात की, उन्होंने कहा जी आपका मसला हमने इसको फॉरवर्ड किया है, ये बैक एंड टीम चेक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मुझे मेरे संतुष्टि के लिए, मुझे अपना सेटिस्फाई करने के लिए कोई जवाब नहीं दिया जा रहा अभी तक। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ कि अब मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं 18 लाख कहाँ से भरूंगा, जिसकी सैलरी अभी भी 40,000 या 45,000 होगी। वो बंदा 17-18 लाख रुपया कहाँ से भरेगा? तो असरार साहब, अभी बैंक की तरफ से कोई जवाब आपको, खातिर का जवाब नहीं मिला है क्या? अमाउंट के हवाले से कोई बात वो कह रहे हैं कि ये अमाउंट आपको भरना पड़ेगा या कोई डिडक्शन हो रही है आपकी सैलरी से? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई जवाब नहीं बैंक की तरफ से आया, ना किसी ने। हाँ, बैंक जो मेरी कंसर्न अभी ब्रांच है, उन्होंने कहा कि इस मसले के लिए हम बात कर रहे हैं, हमें श्रीनगर से कॉल आई है, हम इसको चेक कर रहे हैं, आप प्लीज वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। मैं कितना वेट करूं सर? अगर किसी को आज जरूरत है, मुझे आज जरूरत है, वेडनेसडे या ट्यूसडे को हमारी ईद है, ईद के लिए मैं फेस्टिवल एडवांस ले रहा हूं, तो ये वेट पे वेट कराए जा रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? एक तो एम्प्लॉय की ये परेशानी है कि J&K गवर्नमेंट जो यूपी में है उसने हमारे हाथ बंद करके रखे हुए हैं कि हमारी सैलरी ही J&K बैंक में जाएगी और किसी में हम अकाउंट भी नहीं खोल सकते और वहाँ सैलरी भी नहीं लेके जा सकते। चलिए असरार साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अब इसको क्या कहेंगे आप? ये है हमारा बैंक, ये है हमारा असासा, जो जम्मू कश्मीर बैंक, जिसको हम बड़ी निगाहों से देखते हैं और जिसको फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक है। एक मुलाजिम जो दर्जे चहरम का मुलाजिम है वो कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड उसने नहीं लिया है और जो बैलेंस अब दिखा रहा है बैंक वो 18 लाख के करीब है। और इसमें एक जो नॉर्म है क्रेडिट कार्ड का, अगर जम्मू कश्मीर बैंक की हम बात करें, जो आपकी क्रेडिट लिमिट होगी जब वो ख़त्म होगी और आपने रिटर्न वापस नहीं किया होगा तो आपके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो काम नहीं करेगा। तो एक शख्स का क्रेडिट कार्ड कैसे चला फिर जब तक कि उसने 18 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से खर्च किया? कहीं ना कहीं इसमें कोई जो है बड़ी बात सामने आ सकती है, दाल में कुछ काला हो सकता है। बैंक की गफलत की वजह से इस बेचारे गरीब पर, इस मुलाजिम पर क्या बीती होगी, शायद इसका अंदाज़ा उन बैंक के ज़िम्मेदारान को नहीं होगा, अफसरान को नहीं होगा, जो कुर्सियों पर बैठ के इस तरह के फैसले देते हैं कि जनाब आपने इस तरह बैंक से जो है क्रेडिट कार्ड लिया है और आपका इतना बड़ा अमाउंट बन गया है। और बड़ी बात यह है कि श्रीनगर ये शख्स आया नहीं है और श्रीनगर के कॉर्पोरेट ऑफिस से इसके नाम पे जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू किया गया है। सवाल है यहाँ की सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और खासकर बैंक के जिम्मेदारान के लिए कि वो इस असरार अहमद खान को क्या जवाब देंगे। क्या वाकई में असरार अहमद खान जो है उसने जो क्रेडिट कार्ड लिया है और 18 लाख रुपया जो है वो उस क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है? नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, सरकार ने हालिया दिनों में फैसला लिया था दरबार मूव के हवाले से। जहां दरबार मूव जम्मू जाता था विंटर्स में और गर्मियों के मौसम में कश्मीर में रहता था, अब इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि अब दरबार मूव नहीं होगा, उसको मनसूख किया जाएगा। और इस हवाले से कहीं ना कहीं जम्मू के आवाम को मुश्किलात हो रही है। और आज बाज़ार तौर पर जो ट्रेडर्स हैं जम्मू के, जो मुख्तलिफ कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ
गम गुस्से का इजहार किया और एहतजाज किया। उनका ये कहना है कि अगर सरकार ये फैसला जल्द से जल्द वापस नहीं लेगी तो जम्मू में बंद का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से जम्मू के ताजिर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। चाहे ट्रांसपोर्टर की बात करें या बाकी कारोबारियों की बात करें, जम्मू की आवाम को मुश्किलात होगी। सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द वापस ले, वरना जम्मू बंद का ऐलान किया जाएगा। आप देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं जो लीडर्स आज इस एहतजाज में बैठे थे। व्यापारियों ने और ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने अपना गलत फैसला जो हम पे थोपा हुआ है दरबार मूव रोकने का, उसे बंद शुरू नहीं किया तो जम्मू बंद का आह्वान हमारे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और जम्मू के लोग कर देंगे। और इसके साथ साथ हमारा यह भी कहना है कि ये जो हमारे सारे कपड़ा व्यापारी, रेडीमेड के, मॉल्स के, रेस्टोरेंट्स के, सोने के व्यापारी जितने भी हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि सरकार को तो फायदा होता था, जीएसटी का फायदा होता था जब लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, लेकिन सरकार अपना भी नुकसान करा रही है। और 200 साल पुरानी रियासत का हमारा जो 150 साल पुराना भाईचारा था आपसे दरबार मूव का, उसको रोक करके वो भी खत्म कर रही है। यानी कि व्यापार, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सब जम्मू का खत्म हो जाएगा। और सभी घबराए हुए हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो भुखमरी का शिकार नहीं हो जाए। इसलिए हमने ऐलान किया है कि ये आंदोलन, ये हड़तालें, ये धरने प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक कि दरबार मूव फिर से शुरू नहीं हो जाता। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, सरकार ने फैसला लिया था रिंग रोड बनाने का, उसके लिए ज़मीन जो है लोगों से ली गई थी और उनको मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने एक मैकेनिज्म के तहत रेट जो है वो मुकर्रर किया, मगर कई इलाकों से लोग इस हवाले से शिकायतें करते रहते हैं। या तो लोगों ने पैसा अभी नहीं लिया, जो उनको मुआवजा देना था वो नहीं मिला है, या उस रेट के हवाले से वो सेटिस्फाई नहीं है जो सरकार ने नरकनामे उस ज़मीन के लिए मुकर्रर किए हैं। गरिंद बडगाम के लोगों ने भी आज एहतजाज किया सरकार के फैसले के हवाले से कि रिंग रोड के हवाले से जो सरकार ने रेट्स मुकर्रर की है वो काफ़ी उनको कम मिली है। और मामला अगर अब ज़ेर अदालत है तो ज़ेर अदालत मामला होने के बावजूद भी सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिंग रोड के लिए काम लगाया। जो उनकी दांग की फसल थी उसको ख़त्म किया गया। लोगों ने एहतजाज करते हुए सरकार से कहा है कि जो रेट्स मुकर्रर की गई है वो रेट्स काफ़ी कम है। जब तक अदालत उज़्मा से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक रिंग रोड पे काम शुरू नहीं किया जाए। लिंक रोड गोमुत 2017 मज तम सात दुत हारून सबन 2 लक्ष, मगर असा कोर तम सात यह एक्सेप्ट कह 2 लक्ष, तिज हालात को नजर त्र ब्रोट ब्रोट क्या क्या बढ़ान, कूता खर्चात बढ़ान, कूता द्रोजर बढ़ान, जमीनस कूता भाव गसान, कोर तम सात एक्सेप्ट कहें। खास करके मे पोस अत वो पोस पान कोड़मुत कहें। तम पत गोर ना 2 लक्ष कर एक्सेप्ट कहें। रूद न कोड़ पोस, बहुत पन वन कोड़ पोस कहें। इसलिए मौकूल पे वन गवर्नमेंटस कहीं एतराज, यम लगिन रोड बनन अत, मगर यम कह तक ब्रो कुन छीड़ छाड़ इन सत कहें। मगर इंसाफ अस पे दिन सा सह रेट यम सत राज गो। अब जरा बात तामीर व तरक्की करें। जो लोग तामीर व तरक्की में सरकार का हाथ बढ़ाते हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको मुकम्मल करते हैं, वही लोग परेशान हैं, यानी ठेकेदारान जो सरकार का काम है उस काम को कंप्लीट करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, मगर जो पैसा सरकार को वागुजार करना चाहिए था वो नहीं मिल रहा ठेकेदारान को। उनकी फैमिली भी मुतासिर हुई है और जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया है वो भी परेशान है। खान साहब बडगाम में भी यही सूरत हाल है। पीएचई में जो ठेकेदारान काम कर रहे हैं उनका इल्ज़ाम है कि कई सालों से उनके जो पैसे हैं वो सरकार के सामने पड़े हैं
जो उन्होंने काम किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने मुकम्मल किए हैं, उनका जो मुआवजा सरकार को देना था वो नहीं मिला है उनको, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो भी अफसरान हैं उन्होंने आज तक उनको वादा दिया है कि काम का पैसा ज़रूर मिलेगा। अफसरान तब्दील भी हुए, वो अपनी नौकरियों से सबकदोश भी हुए, मगर उनके पैसे आज तक वागुजार नहीं हुए। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि उनको पैसा वागुजार किया जाए, क्योंकि वो खुदकुशी करने पे आप पहुंचे हैं जिस तरह उनकी घरेलू हालात बन चुके हैं। बस रोजान केश राजगीर खान सोबन डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जनाब बदकिस्मती मे PHES मज लकुट मकुट ठेकदर, मे गई लगभग 30 वरी ठेकदरी करान PHES मज। 10-12 वरी गई तम यन पे ज्यादा करप्शन बढ़ाव PHE डिवीजन बडगामस मज। मे काम कर्म दोद पथर, मे कर्म बसंत नाग फिल्ट्रेशन प्लांट, मे कर्म गुरमेट स्कीम मज, मे कर्मुत बालपुर खान सोबन टाउन मे कर्म काम 2013 मज, 14 पे मे कर्म अड़ काम, 18 मज मे कर्म, 19 मज कर्म मे, 2020 मज कर। जनाब पेमेंट दिवान कि करप्शन, अमिस पोस सह करान, बे मतलब अड़न ठेकदारन सह दाह निशान करान, पार्टनरशिप करान अड़न सह क्या करान, तिमन पेमेंट त्रावान। लकट गरीब ठेकदार गरीबो लतमज कहीं ना तक बह कर गुजारिश गवर्नर सोबस, बहुत कर चीफ इंजीनियर सोबस अपील बे नई सर, मे तुज नोट्स मज अक लट वोनमुत कि सन पेमेंट। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को अपनी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल फिर होगी मुलाकात अगर ज़िंदगी रही। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।